subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the resonance energy and resonance stability of the benzene. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन के रेजोनेंस के बारे में, उसके रेजोनेंस एनर्जी के बारे में और उसके रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के लिए। तो इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So बेंजीन, तो हम बात कर रहे हैं बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन एक तरीके से जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और उस पर जो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में पाई बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से। तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो मूवेबल होते हैं, वो शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे एटम पे। इसका मतलब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि बात करें इनमें जो पी ऑर्बिटल है वो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो है किसी भी के साथ भी आपके ओवरलैप करके जो बॉन्ड्स हैं वो बना सकते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक साउंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो सपोज़ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास, इसके पास, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं जो कार्बन है उसमें 4 बॉन्ड बन सकते हैं। इसमें ऑलरेडी 3 स्टेबलाइज हो चुके हैं। एक जो है एक कार्बन से बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, इससे बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, और एक जो है H जो हम नहीं लिखते हैं जनरली, वो भी सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब इसमें जो एक जो है अनपेयर्ड या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो कार्बन है उसमें एक तरीके से 6 आपके होते हैं एटॉमिक नंबर और 12 होते हैं आपके एटॉमिक मास। तो 6 आपके एक तरह से प्रोटॉन नंबर है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से जो है आपके 1s पे 2 होगा, 2s पे 2 होगा, और जो p है उस पे इस तरीके से होते हैं। तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपके ग्राउंड स्टेट पे हैं। जब एक्साइट होते हैं तब ये जो s का जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके यहाँ जाता है और एक तरीके से इस तरीके से आते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं। इसमें होते हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं। एक होता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो कि कम्प्लीटली p ऑर्बिटल का कैरेक्टर रखता है, इसलिए इसमें है डबल शेप ऑर्बिटल होते हैं। अब समझ जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो एक तरीके से एक फैमिली के रूप में हैं। सारे के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये सभी का है। तो जाहिर सी बात है ये जो है एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे ताकि वो बॉन्ड बना सके। तो सपोज ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये 6 है। तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट एटम है वो या तो इसके साथ में पेयर करेगा या फिर यहाँ पे पेयरिंग करेगी। अगर यहाँ पे पेयरिंग करती है तो ये 1 और 2 के साथ में पेयरिंग होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो 3 और 4 है, अब क्योंकि ये इसके साथ में नहीं कर सकता, पास में कौन है, ये है, तो वो हमेशा 3 और 4 के बीच में फिर पेयरिंग होगा। और फिर जो आपकी जाहिर सी बात है ऑलरेडी तो ये हो चुका है, तो बचा कौन, 5 और 6, तो इनके बीच में पेयरिंग होगा और इस तरीके से जो है वो ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं आपके, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला केस। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा इसके साथ ही पेयर बनाएगा, हो सकता है इसके साथ भी पेयर बना सकता है। अगर किसी कारण जैसे जो कार्बन फैमिली है वो सब पूरे फैमिली हैं, 6 कार्बन भाई हैं, उनके जो हैं खून का रिश्ता है वो सभी भाई हैं। तो जाहिर सी बात है अगर जो फर्स्ट और सेकंड भाई हैं उनके बीच में पेयरिंग भी हुई है, किसी कारण उसमें झगड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट है वो बोलेगा भैया मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपने दूसरे भाई के साथ जाऊँगा। तो उस समय जो है एक तरीके से ये अपने बॉन्ड्स को तोड़ के इसके साथ में पेयरिंग कर सकता है। तो इसलिए जो है इसमें जो है आपके डिफरेंट स्कीम्स होते हैं पेयरिंग के इस तरीके से। तो इसी के कारण जो हैं हम ये बोल सकते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवेबल होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और वो अलग कंडीशन में हो सकते हैं। इस तरीके से आपका मतलब यहाँ का जो
यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ सकता है, यहाँ का यहाँ आ सकता है और यहाँ का यहाँ आ सकता है और इस फॉर्म में हो सकता है। उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। और इसी रेजोनेंस होने के कारण जो है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसके बाद जो होता है सारे भाई हैं, इसलिए जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हैं वो आपस में शेयर कर जाते हैं। मतलब किसी जो सारे जो हैं एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली बॉन्डेड बना लेते हैं। तो इसलिए हम इस तरीके से हम जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपका होता है कम्प्लीटली सराउंडिंग फॉर्म पे। ठीक है, अब ये होने के कारण हम ये नहीं बोल सकते कि इसके पास 2 बॉन्ड हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, या फिर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अब होता क्या है, इस क्लाउड बनने के कारण जो है पूरे इलेक्ट्रॉन जो हैं पूरे शेयरिंग हो जाएंगे और अल्टीमेटली हर जगह पे बॉन्डेड रहेंगे इस तरीके से सर्कल फॉर्म में। मतलब हर के पास जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 बॉन्ड होंगे, ना किसी के पास 1 ना किसी के पास डबल। तो इस तरीके से 1.5 बॉन्ड होंगे। और जो रेजोनेंस के हिसाब से हम ये जानते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं एल्केन और एल्किन का स्ट्रक्चर, तो एल्केन जो है कार्बन और कार्बन ऐसा होता है, एल्किन में जो है डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये देखा गया है कि इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1.54 एंगस्ट्रॉम या फिर 154 पिको मीटर होते हैं। तो सपोज इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका जो होता है वो होता है आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो बेंजीन है, बेंजीन के कभी किसी बॉन्ड करें, यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, 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 किसी पर भी जो है जो बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है जो आपका वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। इसलिए जो है ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो वेल स्टेबलाइज्ड हैं बेंजीन के केस में। तो ये उसके होते हैं बेसिक आपके रेजोनेंस। तो इन जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर हैं, जो वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं स्ट्रक्चर की, उसको हम बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जो भी आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो कि कंप्लीट फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर आपके रेजोनेंस हाइब्रिड ही बोलते हैं। इनको बोलते हैं कंफर्मेशनल कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म भी बोलते हैं और फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हो गया कि बेसिक आपके किसका रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की कि रेजोनेंस एनर्जी है क्या और बेंजीन में किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सो रेजोनेंस एनर्जी, बात करूँ रेजोनेंस एनर्जी की, तो एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा सा अलग अलग हैं। बात करें हम किसी भी कंपाउंड्स की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी कंपाउंड के पास वो उतना ही अनस्टेबल होगा। जितना कम एनर्जी होगा किसी कंपाउंड के पास उतना ही वो स्टेबल होगा। ये एक तरीके से यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास एनर्जी है तो आप मूव करोगे, आप भागते रहोगे आप, लेकिन जब एनर्जी नहीं है तो आप एक जगह पर बैठ जाओगे, स्टिल हो जाओगे। तो यूनिवर्सल रूल है, जिस कंपाउंड के पास हाई एनर्जी होगी वो अनस्टेबल होगा, वो रिएक्शन के लिए तैयार होगा। लेकिन जिस कंपाउंड के पास एनर्जी सबसे लो होगी वो जो है रिएक्शन के लिए तैयार नहीं होगा, वो स्टेबल होगा। इसलिए बात करें हम एनर्जी की केस में, तो बेंजीन जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो कम्प्लीटली एक तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं, वो स्टेबल होते हैं। इसलिए बहुत ही कम उसमें, इसलिए जो है वो वाटर के साथ में या KMnO4 के साथ में या फिर आपके जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन वाटर है साथ में रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट करते हैं आपके बेंजीन नहीं करता, आपकी एल्केन और अल्काइन करते हैं, क्योंकि इनमें जो बेंजीन में जो है ऑलरेडी एनर्जी बहुत ही लो होती है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपस में सर्कल फॉर्म में रहते हैं, सभी साथ पेयर रहते हैं, तो वो इजली से मूव नहीं करते, रिएक्शंस को होने नहीं देते। लेकिन बात करें हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की, रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट है आपके एनर्जी से। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। इसका मतलब बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द अदर एल्किन्स। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में लें, समझते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को। सपोज कोई कंपाउंड्स हैं, सपोज जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, ये आपके ठीक है ब्यूटाडाइइन है, ठीक है 1 2 3 4 मतलब आपके ब्यूटेन हो गया, इसमें 2 हैं मतलब 1 और आपके 3 पे हैं मतलब 1,3 ब्यूटाडाइइन, ठीक है। सपोज इसमें कुछ एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है, तो वो एक तरीके से सपोज इसका जो एनर्जी है यहाँ पे होगा वो होगा एक तरीके से आपका कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड
और हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो इस पोजीशन पे आपका ये सपोज एनर्जी है, इस पोजीशन पे इस कंपाउंड का आपका कैलकुलेटेड, एक्सपेक्टेड या हाइपोथेटिकल एनर्जी होगी। लेकिन क्या वो उतना ही होगा उस पर, ये ज़रूरी नहीं है। जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जब हम उसको रियलिटी चेक करते हैं, तो हम पाते हैं कि हो सकता है कि एनर्जी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इसके बीच में इतना सारा गैप है। ये क्या होगा आपका ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल एनर्जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल एनर्जी एंड द कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड और हाइपोथेटिकल एनर्जी। इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड माइनस कैलकुलेटेड। तो ये आपका है रेजोनेंस एनर्जी। तो इसलिए एनर्जी से ये डिफरेंट है। अब इसी केस में जो जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी किसी भी कंपाउंड्स की। तो सेम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब आते हैं हम लोग ये हो गया आपका हेक्साट्राइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो गया हेक्साट्राइन। तो ये जो जब रेजोनेंस होती हैं या बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो समझ लो कि ये इस तरीके से होता है। अब इतना आप समझ गए होंगे, इसको अब बोलने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो हो सकता है क्योंकि ये जो मूवेबल है, क्योंकि ये यहाँ हो सकते हैं, ये यहाँ हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट कंडीशन इसकी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पाई सिग्मा जो है बना हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो इस केस में जो है जितनी ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें रेजोनेंस के चांसेस होंगे और उसकी एनर्जी उतनी हाई होगी और उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये है इनमें जो एनर्जी का गैप है वो और हाई होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम लोग बेंजीन का। अब आते हैं बेंजीन के पास भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उन पर भी उतनी पॉसिबिलिटीज है जितने इसमें है। लेकिन बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इससे भी हाई होगी। पहला डिपेंड करता है आपके नंबर क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ द रेजोनेंस। इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड है। तो इस हिसाब से जो है ये दोनों का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हमेशा इससे हाई होगा। मीन्स अगर बात करें क्वांटिटी के लिए लेकर तो 2 and 3 ऑलवेज मोर देन 1। ठीक है, लेकिन बात करें हम लोग क्वालिटी की, तो इसमें जो क्वालिटी है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनमें जो क्वालिटी ऑफ रेजिडेंस है वो और ज़्यादा अच्छे से होते हैं और इस पर कम होते हैं। इस पर रिएक्शंस होना ईजिली हैं इसके कंपेयर पे, ये इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी और अधिक होती है। इसलिए जो रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो 1 less than 2 less than 3। तो जो कंपाउंड नंबर 1 है उनकी लेस रेजोनेंस एनर्जी होगी, कंपाउंड नंबर 2 है उसकी बीच में होगी और कंपाउंड नंबर 3 है बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है सबसे हाई होगी। ठीक है, मतलब 1 less than 2 2 less than 3, मतलब 3 मोर देन 2 एंड 2 मोर देन 1। लेकिन बात करें एनर्जी की जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इसमें एनर्जी उतनी ही कम ज़्यादा होगा, मतलब इसमें सबसे हाई होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो अल्टीमेटली इसका जो स्टेबिलिटी है सबसे हाई होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी का। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी इन द बेंजीन में किस तरह से रेजोनेंस एनर्जी होगी, कितनी होगी और किस तरह से वो दूसरों से हाईली स्टेबल हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन की। तो हम जानते हैं कि बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, प्लेनर होते हैं और एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है, जो बाकी जो एल्काइन है या एल्कीन है उसके कंपेयर पे इसकी जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो हाई हो सकती है। जैसे कि बात करें हम लोग 1 by 1, तो जैसे कि हम अगर एनर्जी को चेक करना है तो हम चेक करते हैं चेंजेस इन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, कितना उसमें लग रहा है, उसके बेस पे हम किसी भी कंपाउंड्स के रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के रूप में लेते हैं, तो जैसे कि हमारे पास सपोज कंपाउंड नंबर 1 हो गया, ये है आपका, ये हो गया कंपाउंड नंबर
1। तो इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और आपका बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ या एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में कितनी एनर्जी लग रही है वही उसकी एक तरीके से एनर्जी है। तो इसकी बात करें हम लोग इस केस में, आपका इसको समझ ले 1 मान लेते हैं, तो आपका एनर्जी जो है वो लगेगा एक तरीके से -119.5 किलो जूल पर मोल। ये आपका एक तरीके से कैलकुलेटेड एनर्जी है या हाइपोथेटिकल एनर्जी है, इतनी उसकी लगेगी। एक बॉन्ड को आपके कंप्लीटली करने के लिए आपके पास इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी जो आपका ये सपोज आपका कैलकुलेटेड एनर्जी है और इसका जो अब दिखा गया ऑब्जर्व्ड एनर्जी, तो वो लगभग इक्वल था आपके कैलकुलेटेड एनर्जी की। बात करें हम लोग ऑब्जर्व्ड एनर्जी की, क्योंकि जो डिफरेंस है वही आप क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा। इसका जो देखा गया वो सेम था, मतलब 119.5 किलो जूल पर मोल। तो अल्टीमेटली इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितना हो गया आपका 0, ठीक। अब आते हैं कंपाउंड नंबर 2 की ओर। अब है कंपाउंड नंबर 2, ठीक है। ये है आपका साइक्लोहेक्साडाइइन, ठीक। इसको भी हम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, 2 मोल लगेगा हाइड्रोजन के, और हम इसको रिएक्ट करा देंगे तो इससे भी जो है एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होगी। इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें भी क्या बनेगा आपका अल्टीमेटली साइक्लोहेक्सेन ही बनने वाला है, इसमें कोई नो डाउट। अब लेकिन जो इसमें जो एनर्जी है एक बॉन्ड के लिए कितना लग रहा था, -119.5 किलो जूल पर मोल। तो 2 बॉन्ड है इस पर, तो कितना लगना चाहिए अप्रोक्सीमेटली इसका जस्ट डबल। तो अल्टीमेटली जो कैलकुलेटेड एनर्जी है इसको हम करते हैं ई कैलकुलेटेड, तो ये कितना होगा, ये था अप्रोक्सीमेटली 239 -239 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्चुअल में जो उसका एनर्जी को चेक किया गया तो वो उतना नहीं था, वो उससे कम था। तो कितना था अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग 231.5 किलो जूल पर मोल उसकी एनर्जी थी, आपकी ऑब्जर्व्ड एनर्जी। तो कितना डिफरेंस हो गया इसमें, इसमें हो गया RE = ऑब्जर्व्ड माइनस कैलकुलेटेड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, -231.5 माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना होगा 7.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गई उसकी रेजोनेंस एनर्जी आपके साइक्लोहेक्साडाइइन की। अब बात करते हैं कंपाउंड नंबर 3 जो कि है आपका बेंजीन। तो आते हैं आप बेंजीन के केस में। तो बेंजीन के साथ भी सेम रिएक्शंस होगा, उसमें 3 मोल हाइड्रोजन लगेंगे कंप्लीट करने के लिए साइक्लोहेक्सेन पे। तो इसमें जो एनर्जी है रिक्वायरमेंट, या बात करें हम लोग हाइपोथेटिकल एनर्जी की, तो 1 बॉन्ड के लिए 119.5, 2 बॉन्ड के लिए -239 किलो जूल पर मोल। तो 3 बॉन्ड के लिए क्या होगा 119.5 इंटू 3, तो अप्रोक्सीमेटली होगा 358.5। तो इसमें जो इस केस में जो कैलकुलेटेड एनर्जी है वो होगा आपका 358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्चुअल में जब उसकी एनर्जी चेक की गई तो वो बहुत ज़्यादा कम था, तो अप्रोक्सीमेटली वो था 208। तो जो आपका ऑब्जर्व्ड एनर्जी था वो था -208 किलो जूल पर मोल। तो अब इसकी जो बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, तो कितना आएगा 150.5 किलो जूल पर मोल और 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये उसकी रेजोनेंस एनर्जी है। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी है आपकी कंपाउंड्स की वो बेंजीन से हाई है देन आपके इसकी साइक्लोहेक्साडाइइन की, फिर साइक्लोहेक्साइन की।
तो ये उसकी बेसिक रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। इस वजह से जो है आपके बेंजीन जो है हाई स्टेबल होते हैं। अगर इसको हम एनर्जी फॉर्म में समझें या देखें तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आप केमिस्ट्री की क्लास में आ रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको कॉपी पेन रखना है ताकि आप इजीली नोट कर सकें। ठीक है, ये आपका एनर्जी है। यहाँ पे लास्ट में आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। तो हर कोई कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन में आना चाहेगा, मतलब आएगा। तो हमने देखा था जो पहला कंपाउंड था वो था आपका साइक्लोहेक्साइन, मतलब उसमें केवल एक ही पाई बॉन्ड था। इस तरीके से इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इस तरीके से। तो इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी आपकी हाइपोथेटिकल या कैलकुलेटेड, वो कितनी थी, लगभग 119.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्चुअल में इसका कितना आया, लगभग एग्जैक्ट उतना ही आया। इसकी भी जो एनर्जी है वो सेम थी, लगभग 119.5। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड की। वो था आपका साइक्लोहेक्साडाइन। तो उसके केस में हमने देखा था तो कितना था एग्जैक्ट उसका जो हाइपोथेटिकल था या कैलकुलेटेड एनर्जी थी वो कितनी थी आपका, इसका जस्ट डबल, मतलब कितना होगा 239 अप्रोक्सीमेटली 239 माइनस 239। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो कितना था अप्रोक्सीमेटली माइनस 231.5। तो जो बीच का डिफरेंस है, जो रेजोनेंस एनर्जी है, वो कितना हो गया आपका, वो हो गया +7.5 किलो जूल पर मोल। यही था। ठीक, तो ये उसकी रेजोनेंस एनर्जी है और ये उसकी एक्चुअल एनर्जी है। तो हमने कहा था जितना कम एनर्जी उतना वो हाई स्टेबिलिटी, या जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। बात करते हैं हम बेंजीन को लेकर। तो बेंजीन का जो कैलकुलेटेड या हाइपोथेटिकल एनर्जी था वो लगभग कितना होगा, जस्ट ट्रिपल में, मतलब कितना होगा लगभग 358.5 माइनस 358.5। ठीक है, लेकिन जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो कितना होगा 208 माइनस 208। अब इसका जो कितना डिफरेंस हो गया, लगभग 158। अब समझते हैं इसको एनर्जी के केस में। तो जो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, एनर्जी के केस में मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, हाई स्टेबल जो है। इन तीनों के केस में आपका बेंजीन हाई स्टेबल है, फिर नेक्स्ट आपका साइक्लोहेक्साडाइन है, फिर आपका साइक्लोहेक्सीन है। क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हाई है, या फिर जो आपका, अब देखिए इसमें एनर्जी के केस में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको एक बॉन्ड रिलीज़ करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या रिलीज़ करेगा। ठीक, ये 2 बॉन्ड के लिए कर रहा है, मतलब जाहिर सी बात है एक बॉन्ड के लिए वो इससे इसकी तुलना में कम ही कर रहा है। ठीक है, अब इसकी देखें तो ये 3 बॉन्ड के लिए उतना कर रहा है, तो एक बॉन्ड के लिए इसके कंपेयर में या इसके कंपेयर में बहुत कम कर रहा है। ठीक, तो इसी बेस पे जो है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाई होती है, और वो बेसिक रीजन से उसके रेजोनेंस का, रेजोनेंस होने की वजह से ही इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन बात करें इन चारों में जो स्टेबिलिटी है वो सबसे हाई स्टेबिलिटी इसकी होगी आपके साइक्लोहेक्सेन के, फिर आपके 135 साइक्लोहेक्साट्राइन की, फिर आपका 1 और 3 साइक्लोहेक्साडाइन की, फिर 1 साइक्लोहेक्सीन की। तो ये उसकी बेसिक रेजोनेंस एनर्जी है और रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.